बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की 2025 में जो न्यू बुक आई है उस बुक का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ? क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है? अगर मेजर कर सकते हैं तो कैसे मेजर कर सकते हैं, इसका आंसर देना है हमने। तो सबसे पहली चीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती कौन सी हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि हमारे पास लव है, अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी, इनको हम मेजर करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर टूल्स नहीं होते, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस नहीं होती। तो फिर हम इनको कैसे मेजर कर सकते हैं? ये जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं इनको हम परटेन कर सकते हैं। अब मैं अगर इन जनरल आपको समझाऊं तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें ब्यूटी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की निस्बत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उस ब्यूटी को मेजर करने के लिए प्रॉपर हमारे पास कोई स्केल नहीं है। इसी तरह लव, अफेक्शन, फेयर या विजडम को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर कोई फिजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है जिसकी मदद से इनको मेजर किया जा सके। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली हमें हेल्प देती हैं ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और सोशल इंटरेक्शन को एनालाइज करने में हेल्प देती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What is measurement? Name its two parts. मेजरमेंट क्या है? इसके दो हिस्सों के नाम लिखने हैं। मेजरमेंट की क्या डेफिनेशन है? मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं अननोन क्वांटिटीज को एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, यानी कि वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड जो मुकर्रर किया गया है किसी भी क्वांटिटी से रिलेटेड, तो उस स्टैंडर्ड के साथ अननोन क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो, अगर आप लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ मेजर करने के लिए आप मेजरिंग स्केल यूज कर रहे हैं। मेजरिंग स्केल कहां से आया? वो एक स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज पूछी गई थी कि इसके कितने पार्ट्स हैं। तो मेजरमेंट दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास नंबर है और दूसरा यूनिट है। मेजरमेंट दो पार्ट्स होते हैं, एक नंबर है और दूसरा यूनिट है। यूनिट के बगैर मेजरमेंट मीनिंगलेस है, यानी कि जब तक यूनिट नहीं बताएंगे हमारे पास जो नंबर है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर बात की जाए शुगर की, आप शॉप पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि अब शुगर दें, वो आपसे पूछेगा कि कितनी चाहिए, आप उसको जस्ट बताएंगे 2, तो अब 2 वो क्या आपको 2 दे? 2 दाने तो नहीं देगा ना उस शुगर के। 2 वो क्या करेगा? आप उसको बताएंगे 2 किलो, 2 किलो चीनी चाहिए, तो वो आपको क्या करेगा? वो आप जो किलो बता रहे हैं वो साथ क्या है? 2 किलोग्राम उसका यूनिट है। 2 किलो चीनी चाहिए, 2 किलोग्राम उसका यूनिट है, तो वो आप बता रहे हैं 2 उसमें नंबर है और किलोग्राम यूनिट है। तो विदाउट नंबर, विदाउट यूनिट नंबर का कोई मकसद नहीं बनता, कुछ पता नहीं होता। तो मेजरमेंट के लिए दोनों पार्ट्स का होना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Why do we need a standard unit for measurements? हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी मेजरमेंट के लिए? तो बेसिकली जब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थे तो उस टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स यूज किए जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस होती थी। फिर लोगों के जहन में यह ख्याल आया कि स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, यूनिट्स को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बना दिया जाए मेजरमेंट का, जिसको तमाम कंट्रीज में इक्वली यूज किया जाए। यानी कि लेंथ का प्रॉपर एक यूनिट मेजर कंसिडर कर लिया जाए। लेंथ के लिए जैसे कि मीटर रख दिया, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। इसी तरह मैस के लिए किलोग्राम, और बाकी भी जितनी क्वांटिटीज थी तमाम क्वांटिटीज के लिए कोई ना कोई यूनिट रख दिया गया, ताकि क्या हो? वर्किंग एफिशिएंट रहे, म्यूचुअल ट्रेड जो है वो ग्रो करे और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर किया जा सके। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होंगे तो जब एक चीज, लेट्स सपोज कपड़े हैं, वो एक कंट्री दूसरे कंट्री में भेजता है, तो उस कपड़े की लेंथ जो है अगर एक यूनिट
एक कंट्री कोई और यूनिट यूज कर रहा है, दूसरी कंट्री कोई और, तो उस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता, तो वो कन्वर्जन का प्रोसेस भी उसमें शामिल हो जाता, जो कि डिफिकल्टी होती। तो इसलिए क्या किया गया, आसानी के लिए वर्ल्ड वाइड तमाम कंट्रीज में सेम यूनिट्स अप्लाई कर दिए गए, स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.4 है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। 3 बेस क्वांटिटीज और 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमने बतानी है। बेस क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम है, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास फोर्स, स्पीड, वॉल्यूम है। इसके अलावा भी आपकी बुक में बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज गिवन है, आप उनमें से भी कोई 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.5 है, विच एसआई यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। ये एस्टिमेशन के बारे में क्वेश्चन है कि अगर डेस्क की हाइट मेजर करनी हो तो उसके लिए कौन सा एसआई यूनिट यूज करेंगे। तो हाइट से मुराद लेंथ है। अब लेंथ के लिए हमारे पास मीटर भी है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, काफी सारे यूनिट्स हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट एसआई यूनिट जो डेस्क की फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे वो मीटर होगी। ये उस केस में जब उसकी लेंथ मीटर से ज्यादा हो, लेकिन अगर डेस्क की हाइट स्मॉलर है मीटर से, तो हम ज्यादा प्रैक्टिकल तौर पर जो यूनिट यूज करेंगे वो सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस्ड यूनिट्स। नेम और सिंबल्स लिखने हैं तमाम एसआई बेस्ड यूनिट्स के। तो एसआई बेस्ड यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 7 है। एक तरफ हमने नेम लिख दिया और दूसरी तरफ सिंबल। मीटर लेंथ का बेस यूनिट है और इसको हम एम से लिखते हैं। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है और इसको केजी से लिखते हैं। टाइम का यूनिट सेकंड है, इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट का यूनिट एम्पेयर है, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, इसको कैपिटल के से लिखते हैं। कैंडेला ये किस चीज का, लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला, इसको सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल MOL है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.7 है, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। प्रीफिक्स को क्यों यूज किया जाता है और 3 सब मल्टीपल्स और 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीफिक्स को यूज क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। Prefixes are used in the SI system, international system of units, to make it easier to express very large or very small quantities. जो prefixes हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है SI सिस्टम में, ताकि जो बहुत बड़ी वैल्यूज हैं या बहुत छोटी वैल्यूज हैं उनको इजीली इस्तेमाल किया जा सके। लार्ज वैल्यूज या स्मॉल वैल्यूज को इजीली लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या था कि सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स के बारे में लिखना है। अब हम इसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास सब मल्टीपल्स क्या हैं, प्रीफिक्स, सिंबल और फैक्टर लिखा है। प्रीफिक्स सब मल्टीपल्स जो हैं प्रीफिक्सेस के, उसमें मिली है जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है 10⁻³ के। माइक्रो है जिसका सिंबल माइक्रो है और इसको लिखते हैं 10⁻⁻6। नैनो स्मॉल n और ये हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁹ के। इसी तरह जो हमारे पास मल्टीपल्स हैं उसमें प्रीफिक्स किलो जो है उसको स्मॉल k से लिखते हैं और ये इक्वल होता है 10⁻³ के। मेगा कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶। और गीगा को कैपिटल G से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो इस क्वेश्चन में ये मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स का पूछा गया था और प्रीफिक्सेस क्यों यूज किए जाते हैं वो हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मीट बाय 5 पिकोमीटर, 15 नैनोसेकंड, 6 माइक्रोमीटर एंड 5 फेम्टोसेकंड। ये बेसिकली प्रीफिक्सेस यूज किए गए हैं, प्रीफिक्सेस के सिंबल्स। तो आपको प्रीफिक्सेस का टेबल याद होना जरूरी है। यहां पे इन प्रीफिक्सेस के सिंबल्स की वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी कि 5 पिकोमीटर है, पिको इक्वल होता है 10⁻⁻12 के, तो ये इक्वल आ जाएगा 5 × 10⁻⁻12 मीटर। नैनो इक्वल होता है 10⁻⁹ के, तो ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁹ सेकंड।
6 माइक्रोमीटर, माइक्रो इक्वल होता है 10 पावर माइनस 6 के, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। और फेम्टो की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 15, तो 5 फेम्टो सेकंड इक्वल होगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 15 सेकंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड। वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज करते हैं, इसके दो मेन पार्ट्स के नाम बताने हैं, इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जा सकता है, और इसके जीरो एरर से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम पर्पस देखते हैं वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर को हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए, इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर के ये पर्पस हैं, लेंथ मेजर की जा सकती है, इंटरनल डायमीटर मेजर किया जा सकता है, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर किया जा सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर की जा सकती है। इसका बी पार्ट है, इसके दो मेन पार्ट्स के नाम बताने थे। तो वर्नियर कैलिपर के जो दो मेन पार्ट्स हैं, एक हमारे पास मेन स्केल है जो कि फिक्स्ड स्केल होता है, और दूसरा वर्नियर स्केल है जिसको हम मूविंग स्केल भी कहते हैं, यानी कि मेन स्केल फिक्स रहता है और वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। सी पार्ट में पूछा गया था, हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड। लीस्ट काउंट कैसे फाउंड करते हैं, तो लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। कि मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है वर्नियर स्केल पे, इन दो वैल्यूज का मालूम होना हमें जरूरी है लीस्ट काउंट के लिए। इसके बाद डी पार्ट है, डी पार्ट में कहा गया है जीरो एरर से क्या मुराद है। तो जीरो एरर की अगर बात करें, जीरो एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उस वक्त एग्जिस्ट करता है, स्पेसिफिकली अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर तब एग्जिस्ट करेगा जब वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो उस केस में जीरो एरर नहीं होता। Zero error occurs when the zero line of the vernier scale does not coincide with the zero line of the main scale। यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के सामने आ जाए तो जीरो एरर नहीं होगा, लेकिन अगर वो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट या राइट साइड पे आ जाए जब हम जास को क्लोज करें, तो उस टाइम पे पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर उस इंस्ट्रूमेंट में मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, State least count and vernier scale reading as shown in figure and hence find the length। लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल रीडिंग बतानी है और लेंथ देखनी है इसमें से कितनी है। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल है। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है, ये 0 से लेकर 1 तक ये सेंटीमीटर्स में होते हैं, तो 0 से लेकर इस 1 तक ये हमारे पास 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल 10 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट आ जाएगा इस वर्नियर स्केल का, जो कि हमें वर्नियर कैलिपर का जो यहां पे दिखाया गया है। इसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग और फाइनल लेंथ फाइंड करनी है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए यहां पे वर्नियर स्केल नहीं, यहां पे वर्नियर कैलिपर रीडिंग आएगा, ये करेक्शन कर लेनी है। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेंथ में हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग से मुराद ये होता है कि इनमें से लाइन देखनी है कि कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइंस में से एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो अगर आप इन लाइंस को गौर से देखें, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लाइन ऊपर वाली लाइन के एग्जैक्ट इक्वल आ रही है। बाकी जो लाइंस हैं उनमें से कोई भी लाइन एग्जैक्ट आमने सामने नहीं है। 4 नंबर लाइन है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो हमारे पास 4 आएगी, जो वर्नियर स्केल डिवीजन लिखी है। अब इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, बेशक अब लीस्ट काउंट के बाद हेडिंग दे देना वर्नियर स्केल रीडिंग की और वहां पे आ जाएगा 4। इसके बाद लेंथ इसकी मेजर करने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये फार्मूला है। यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो 4 थी उसको इस वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग 2.6 सेंटीमीटर है। ये हमें कैसे पता चला, हमने ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की किस लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो इस केस में मेन स्केल की 2 है, ये
ये 2.5 है, 2.6 लाइन को क्रॉस कर चुका है जीरो, तो 2.6 सेंटीमीटर आएगी, प्लस वर्नियर स्केल की फोर्थ लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो फोर्थ को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर 0.01 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। और यहां पे मिलीमीटर वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है, तो यहां पे भी उस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है जो कि सेंटीमीटर में हो। 1.1 मिलीमीटर 0.01 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन वैल्यूज को ऐड करें मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग में, तो ये 2.64 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। ए बी और सी तीन रीडिंग शो की गई हैं इस डायग्राम में, और पूछा यह गया है कि इनमें से करेक्ट रीडिंग कौन सी है और क्यों। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है 6.0 सेंटीमीटर। इसकी रीजन क्या है, जब हम कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो स्केल की मदद से, तो जो आई की पोजीशन है वो एग्जैक्टली अबव द रीडिंग होनी चाहिए। लेफ्ट या राइट से आप देखेंगे तो रीडिंग गलत आएगी, उसको हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं, जो कि अपेरेंट शिफ्ट होता है, यानी कि पोजीशन जिस पॉइंट पे मौजूद होती है एग्जैक्ट लेंथ, वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन वो नहीं शो करता। जैसे कि आपकी जो वॉल क्लॉक होती है नीडल वाली, अगर आप उसकी एक साइड से देखें तो जो नीडल होगी वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन से पे नजर नहीं आएगी, वो पैरेलैक्स एरर होगा। तो इस पैरेलैक्स एरर को रिमूव करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, रीडिंग एग्जैक्ट स्केल के सामने से लेनी होती है ताकि हमारे पास रीडिंग एक्यूरेट आए। तो इस केस में बी ऑप्शन करेक्ट है 6.0 सेंटीमीटर। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू।